आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपिलरिटी के बारे में। यदि फ्रेंड्स आपको कैपिलरिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है या फिर नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैपिलरिटी एक्शन होती क्या है और कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल किस वजह से होता है, और इसका जो फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा वो फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो कैसे आता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में और बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिलरिटी। अब कैपिलरिटी को समझने के लिए आपको दो चीज़ें पहले समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है आपका वेटिंग ऑफ लिक्विड। क्या है? वेटिंग और नॉन वेटिंग। ये वर्ड आपने सुना होगा। वेटिंग क्या होता है? वेटिंग ऑफ लिक्विड सरफेस। अब हम बात करते हैं वेटिंग ऑफ लिक्विड सरफेस की। जैसे मान लो आपके पास ये कोई एक सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस किसी की भी हो सकती है। जैसे आपके पास कोई ग्लास ट्यूब है, ठीक है, तो ग्लास की हो सकती है या कोई और मटेरियल हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ सरफेस की बात करते हैं। ये आपकी सरफेस हो गई और यहाँ पे कोई लिक्विड है। ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, मरकरी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि दो टाइप के फोर्स होते हैं। पहला होता है आपका एडहेशन और दूसरा होता है आपका कोहेशन। एडहेशन और कोहेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। एडहेशन जो होता है वो आपका सेम टाइप के मॉलिक्यूल में लगता है, सॉरी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में, डिफरेंट मॉलिक्यूल। और कोहेशन जो होता है वो आपका सेम टाइप के मॉलिक्यूल में लगता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एडेशन की। देखिए, ये आपकी सरफेस है एक और दूसरा आपका लिक्विड हो गया, यानी कि दोनों के मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे यदि हमारा जो एडेशन फोर्स ज़्यादा है तो ये सरफेस के क्या है, चिपक जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, वाटर एंड ग्लास ट्यूब। अब हम क्या ले लेते हैं, एक आपकी ग्लास की ट्यूब ले लेते हैं, ग्लास की सरफेस लेते हैं, ये ग्लास सरफेस है, ठीक है, ग्लास सरफेस। और ग्लास सरफेस के ऊपर हम यदि हम वाटर की ड्रॉप को डालते हैं तो ये क्या है, इसके चिपक जाती हैं। ये आपकी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉप। तो ये क्या है, इसके चिपक जाएगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका एडेशन। एडेशन क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगता है तो यहाँ पे एडेशन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये सरफेस के चिपक जाएगी। तो ये होगी आपकी वेटिंग। सेकंड हम बात करते हैं नॉन वेटिंग की। नॉन वेटिंग। अब ये नॉन वेटिंग कब होगी? जब हमारी जो सरफेस है, जैसे मान लो ये आपकी सरफेस है और यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये यदि इसके चिपकता नहीं है। कब नहीं चिपकेगा? जब आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन है कोहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन एडेशन फोर्स, एडेशन फोर्स। और ये फर्स्ट वाली में यहाँ पे कंडीशन क्या थी? यहाँ पे कंडीशन थी एडेशन फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेशन। और यहाँ पे क्या है, कोहेशन। कोहेशन कब होता है? जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एग्जांपल आपका हो गया मरकरी Hg एंड ग्लास सरफेस। Hg और ग्लास सरफेस होगी तब यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी चिपकेगी नहीं, यानी कि ये जो आपकी ड्रॉप होगी वो ऐसे चिपक जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो ये सर एरिया है ये मिनिमम होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल यदि मैं बात करूँ वेटिंग की, तो वेटिंग में ये एंगल जो है आपका ये लेस देन 90 होता है। थीटा इज लेस देन 90। और लेस देन 90 जब एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल।
और जब हमारा कोहेशन फोर्स यानी नॉन वेटिंग कंडीशन होगी तब यहाँ पे जो हमारा ये एंगल होगा ये ग्रेटर देन 90 होगा। ये जो थीटा एंगल है ड्रॉप के बीच में और आपका सरफेस के बीच में, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90। जब हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ में आई, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आई कि वेटिंग और नॉन वेटिंग क्या होता है। इतना समझने के बाद में आपको समझना पड़ेगा कि कैपिलरिटी होती क्या है। अब हम बात करते हैं कैपिलरिटी के बारे में। कैपिलरिटी जो होती हैं, जब हम कोई एक स्मॉल ट्यूब लेते हैं, जैसे मान लो ये आपका कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका लिक्विड भरा हुआ है और मैंने एक ऐसी ट्यूब डाली, ये ट्यूब है आपकी, ये आपकी ट्यूब है। यदि ये जो ट्यूब है इसका जो डायामीटर है, वो जो डायामीटर है वो लगभग 1 mm से 1 mm टू 10 mm, यानी कि मैक्सिमम 10 mm हो सकता है। 1 mm से 10 mm के बीच में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी ट्यूब। इसका रीज़न क्या है कि जब हमारा डायामीटर मिनिमम होता है तो या तो ये वाटर जो है, सॉरी ये लिक्विड है, वाटर तो हम कंडीशन में लेंगे, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो जब ये लिक्विड या तो राइज करेगा और या फिर फॉल करेगा। अब ये राइज और फॉल का जो फिनोमिना है इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। मैं आपको यहाँ पे यदि आपको लिखना है यानी कि नोट्स बनाने हैं तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हेन ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज इंसर्टेड इन ए लिक्विड देन देयर मे बी कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड ट्यूब सरफेस। यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड, और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड है ट्यूब सरफेस। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि यदि हमारा एडिशन फोर्स ज़्यादा है यानी इन दोनों के बीच में, लिक्विड और सरफेस के बीच में ऐसी कंडीशन है कि एडिशन फोर्स ज़्यादा है, तब ये क्या होगा, कैपिलरी राइज। और यदि हमारा कोहेशन फोर्स ज़्यादा है तो कैपिलरी फॉल होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिलरी राइज के अंदर फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं और फिर हम बात करेंगे कैपिलरी फॉल का जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कैपिलरिटी समझ में आई होगी। इसकी मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दी है, आप नोट कर सकते हैं यदि आपको नोट्स बनाने हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, कैपिलरी राइज की। ध्यान से आपको समझना है। कैपिलरी राइज, मैंने सबसे पहले एक कंटेनर लिया और ये कंटेनर जैसे मान लो ग्लास है, सॉरी ये कुछ भी हो सकता है, अपने को कंटेनर से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, वाटर भर दिया। ये आपका क्या है, वाटर है। जैसे ही मैंने कैपिलरी ट्यूब डाली, कैपिलरी ट्यूब मैंने अभी आपको बताया था कि कंडीशन क्या होती है। कैपिलरी ट्यूब की कंडीशन होती है कि यदि उसका डायमीटर 10 mm से कम है तो वो आपकी कैपिलरी ट्यूब होगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा लिक्विड था, ये अब हम बात कर रहे हैं राइज की, तो ये हमारा राइज हो गया यहाँ पे इस ट्यूब में। अब ये राइज हो गया तो कितनी हाइट तक होगा, तो ये हमने मान लिया कि ये h हाइट तक राइज हो रहा है। तो ये आपकी हाइट क्या हो गई, h हो गई, और ये क्या है, वाटर है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर का जो सरफेस होगा, ये जो मेनिस्कस बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। तो ये आपका कॉनकेव बनता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे एंगल जो है वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एडिशन फोर्स ज़्यादा होता है तभी कैपिलरी राइज होगा, और एडिशन फोर्स जब ज़्यादा होता है तो थीटा जो होता है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, ये आपका जो एंगल है वो यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो एंगल है ये थीटा जो है लेस देन 90 है, थीटा इज लेस देन 90। अब यहाँ पे जो ये कैपिलरी राइज हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि एडिशन फोर्स की वजह से।
और एडेशन फोर्स की वजह से, यानी एडेशन की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा, वो सरफेस की वजह से सरफेस टेंशन जनरेट होगा। तो ये जो आपका फोर्स है ये सिग्मा है, सिग्मा। अभी ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी ट्यूब है और ये आपका मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस है, और ये जो आपका फोर्स लग रहा है ये सिग्मा लग रहा है एक एंगल पे। जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है एंगल ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में यदि मैं बात करूं, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा कोस थीटा हो जाएगा। और ये जो फोर्स है इधर भी लग रहा है सिग्मा, और इधर भी एंगल जो है ये सेम है, क्योंकि ये सर्कुलर है, सर्कुलर ट्यूब है। तो ये जो पूरे एरिया पे लगेगा इधर, और ये जो इसकी सरकमफ्रेंस है वो क्या होगी, पाई इंटू डी। तो जो टोटल फोर्स है ये अपर साइड में लगेगा, यहाँ पे देखिए ये अपर साइड में जो फोर्स लगेगा वो टोटल इसकी सरकमफ्रेंस पे लगेगा। और ये सिग्मा जो है ये क्या है आपका, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है। तो कैपिलरी राइज के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन की बात करें तो कैपिलरी राइज कब होगा, तो यदि आपको पूछे कि कैपिलरी राइज कब होगा, तो पहली कंडीशन क्या है, एडहेशन फोर्स जो है, एडहेशन फोर्स ये ज़्यादा होगा किससे, कोहेशन से, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब एडेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वेटिंग, वेटिंग ऑफ सरफेस, यानी कि वो सरफेस के चिपक जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा लेस देन 90 बन रहा है, तो यानी कि एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। और जो ये आपका मेनिस्कस है इसका शेप कैसा है, कॉनकेव है, कॉनकेव। और इसके यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो वाटर इन ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब, ये आपको कंडीशन समझ में आ गई। अब यदि मैं बात करूं कि इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि हमारी ये ट्यूब है, एक एक चीज़ को मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो ये जो ट्यूब है इसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना है, पाई इंटू डी, क्योंकि 2πr होती है, तो 2r जो है वो डी में हो जाएगा। तो ये फोर्स अपर साइड में लग रहा है, और सिग्मा आपका एक एंगल पे लग रहा है, और ऊपर की साइड में क्या हो जाएगा, सिग्मा कोस थीटा। तो हम ऊपर की साइड लग रहा है सिग्मा कोस थीटा फोर्स, और नीचे की साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, ये जो नीचे की साइड है ये h हाइट तक हमारी कैपिलरी राइज हुई, तो इसमें जितना भी वॉल्यूम है वो उसका वेट होगा। तो वेट, और यदि हमारा ये सरफेस टेंशन फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो वहाँ तक कैपिलरी राइज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होगी, सरफेस टेंशन फोर्स जो ऊपर की साइड लग रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स किसको बैलेंस करेगा, ये आपके वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड, ये दोनों आपके बैलेंस हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फोर्स है कितना लग रहा है, सिग्मा कोस थीटा। तो ये सिग्मा कोस थीटा ये क्या है, न्यूटन पर मीटर है, कितने में लग रहा है, इसकी सरकमफेरेंस पे लग रहा है, यानी कि पाई इंटू डी हो जाएगा। और हमारा वेट जो होता है, वेट क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। वेट होता है आपका m इंटू जी, और m क्या होता है, डेंसिटी आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मैं मास को क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू वी और जी, तो रो वी जी आपका वेट हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ वॉल्यूम, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा, रो जी। अब आपको वॉल्यूम को सही से लिखना है। अब वॉल्यूम यहाँ तक कितना होगा, ये जो आपकी कैपिलरी राइज हुआ था h हाइट तक, इसका जो ट्यूब का एरिया क्या है, 5/4d², 5/4d² इंटू h हाइट है, तो ये आपका एरिया इंटू हाइट यानी वॉल्यूम हो जाएगा, इंटू रो इंटू जी। और इधर आपका क्या है, सिग्मा कोस थीटा इंटू पाई इंटू डी है।
अब आपको यहाँ पे बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखिए ये पाई इंटू डी, ये पाई और डी कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो हाइट है कैपिलरी राइज एच जो है वो कितना आ जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी, और एक यहाँ पे डी बच गया तो रो जी और डी। ये फॉर्मूला आपने कई बार देखा होगा, डायरेक्ट हम एक क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, H बराबर 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। यहाँ पे कंडीशन क्या है, थीटा इज लेस देन 90, पहली कंडीशन है। और यदि मैं बात करूँ, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जो हमारा वाटर होता है, यदि मैं बात करूँ वाटर की, वाटर और ग्लास, तो वाटर और ग्लास के लिए जो एंगल होता है थीटा वो होता है 21 to 25। ठीक है, ये याद रखना है। और यदि आपको पूछ ले क्लियर वाटर यानी कि एकदम प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर, उसके लिए थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थीटा की वैल्यू यदि 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारा जो एच है यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एच बराबर 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी आ जाएगा। और रो जी को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका वेट डेंसिटी होता है, और वेट डेंसिटी को हम गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये 4 सिग्मा अपॉन गामा इंटू डी, ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कैपिलरी राइज जो है वो समझ में आ गया होगा, और कैपिलरी राइज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या बात करते हैं कैपिलरी फॉल की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कैपिलरी राइज समझ में आ गया तो फॉल समझने में ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये कोई आपका कंटेनर है जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका लिक्विड भरा हुआ है। मैंने इसमें एक कैपिलरी ट्यूब डाली, और कैपिलरी ट्यूब की कंडीशन क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब की कंडीशन ये होती है कि उसका जो डायमीटर है वो 10 mm से कम होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, या तो राइज होगा या फॉल होगा। तो फॉल की कंडीशन क्या है, फॉल की कंडीशन जो है वो है कोहेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेशन, एडहेशन, ये कंडीशन है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कोई सरफेस के ऊपर मैंने कोई लिक्विड डाला, तो ये लिक्विड का जो खुद का फोर्स है यानी अंदर खींचने का यानी अट्रैक्शन फोर्स, खुद के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो उसको एक कॉम्प्रेस करके रखेगा एक तरीके से। तो ये इसको राइज नहीं होने देगा, ये खुद को पकड़ के रखेगा। यानी यहाँ पे ये क्या होगा कि ये कैपिलरी राइज होने की बजाय ये कैपिलरी फॉल हो जाएगा, यानी कि ये जो लिक्विड है इस ट्यूब के थोड़ा नीचे हाइट तक चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी फॉल बोलते हैं। अब ये जो कैपिलरी फॉल है ये हम कितना हुआ ये हम कैसे मेजर करेंगे, ये हमारा जो सरफेस है और इस सरफेस से कितना नीचे गया, एच हाइट तक गया, तो ये आपका कैपिलरी फॉल हो गया, यानी कि कैपिलरी फॉल की हाइट हो गई। और कंडीशन मैंने आपको बताई दी कि कोहेशन फोर्स ज़्यादा होता है एडहेशन की अपेक्षा। और दूसरा है कि ये जो सरफेस के चिपकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोहेशन फोर्स ज़्यादा है, तो नॉन वेटिंग होगा, नॉन वेटिंग, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा थीटा है वो ग्रेटर देन 90 होगा। कैसे होगा मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये जो आपका फोर्स है सिग्मा इस साइड डायरेक्शन में लग रहा है और इधर भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टोटल एंगल है ये थीटा है, और थीटा कितना है, ग्रेटर देन 90, आपको दिख ही रहा है, तो ये 90 से ज़्यादा है। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी बता दी। और चौथी कंडीशन ये है कि ये जो यहाँ से आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये शेप कैसी दिखेगी, कॉन्वेक्स दिखेगी, तो कॉन्वेक्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको मैं एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या है, मरकरी इन ग्लास ट्यूब, Hg इन ग्लास ट्यूब, ये आपकी कंडीशन हो गई कैपिलरी फॉल की।
एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि कैपिलरी फॉल होगा या फिर राइज, और उसके बाद में आपको एग्जाम्पल यदि मरकरी देंगे तो फॉल और वाटर दे देंगे तो कैपिलरी राइज होगा। यहाँ पे कंडीशन है, ये आपको समझ में आ गई। अब ये जो फॉर्मूला है वो सेम है, यानी कि जो पहले फॉर्मूला था वही यहाँ पे है। कौन सा फॉर्मूला था? H बराबर 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। ये फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था। कैसे किया था? क्योंकि हमने सरफेस टेंशन, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है इसको हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? सिग्मा कोस थीटा, और वही फॉर्मूला आने वाला है। लेकिन इसको क्या करना है आपको, ये ग्रेटर देन 90 है तो ये जो बाकी बचेगा ना उसको अल्फा मान लेना आप, उससे आपका फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? थीटा इज ग्रेटर देन 90। कहीं कहीं जगह आपको ये फॉर्मूला जो है वो ऐसे लिखा रहेगा, -4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। अब ये माइनस कहाँ से आया? ये थीटा जो है ग्रेटर देन 90 था, तो आप सभी को पता है कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। यानी कि जो सेकंड टर्म में जाएगा, यानी कि यहाँ तक तो 90 होगा, और 90 से जैसे ही आएगा सेकंड क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर में साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कोस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये जो थीटा है वो लेस देन 90 लिख देगा और एक माइनस जो है वो बाहर लिख देगा, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन फॉर्मूला यही है, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। थीटा लेस देन 90 है तो आपका हो गया कैपिलरी राइज, और थीटा ग्रेटर देन 90 है तो आपका कैपिलरी फॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कैपिलरी के बारे में बहुत ही डिटेल में समझ लिया है, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, यदि आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ में यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यदि आपको उसको फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। और कोई भी आपको क्वेरी है, कोई टाइप का क्वेश्चन है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अब से आपको वीडियो जो है वो कंटिन्यू मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।